नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको आने वाले हैं भयंकर मजे, क्योंकि आज टॉपिक कवर होने वाला है साइंस एंड टेक। और 2024 से संबंधित हम मेजर इसमें चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो पोर्शन है दोस्तों जो आपकी यूनिट 7 और यूनिट नंबर 9 को जो है टारगेट करने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी संभावित प्रश्नों की जो सीरीज में ये 38 नंबर का लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर और बचे हैं इस सीरीज के। तो अगर आपने अभी तक इस पूरी सीरीज के सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए, डेफिनेटली उस चीज़ को देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी यूएसपी और सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस सीरीज की ये है कि बहुत कम समय में, बहुत छोटी छोटी वीडियोस में आपको बहुत सारा और बहुत ही क्वालिटी से भरपूर कंटेंट जो है यहाँ पर मिलता है। तो आइए कि आज के इस यूनिट 7 और यूनिट 9 जो कि सबसे टिपिकल यूनिट्स में से एक मानी जाती हैं, उसके एक सफर को जो है आज हम शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए जरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या हमको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है, अगर आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया कम हो तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, सिकल सेल डिजीज, ये टॉपिक 2024 में नया टॉपिक जो है ऐड हुआ है। और इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा डिटेल्ड लेक्चर डाल चुका हूँ, जहाँ पर मैंने सिकल सेल डिजीज का A to Z, इसके सरल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे भी कितना भी भयंकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। और डेफिनेटली क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी नए टॉपिक्स आए हैं ना 2024 के सिलेबस में, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, वहां से तो वो क्वेश्चन देंगे ही देंगे, पहले से ही पेपर आप आउट समझो। तो आप जाके हमारे YouTube चैनल पर मेरा ये डिटेल्ड लेक्चर भी जो है देख सकते हैं। बहुत ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स के टॉपिक्स पर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, तो आप ज़रूर उनको एंजॉय करें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि इंडिया की ग्लोबल रैंक, कि भारत की पूरे विश्व में वो क्या रैंक है, अगर हम किस नज़रिए से देखें कि कितने बच्चों का जन्म सिकल सेल डिजीज के साथ होता है, यानी कि हिंदुस्तान में कितने बच्चों का जो जन्म है वो सिकल सेल डिजीज के साथ होता है, मतलब जन्म से ही उनको ये बीमारी होती है। तो उसके अनुसार भारत की क्या रैंक है, क्या पहली रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड है या फोर्थ है। तो दोस्तों इसके अनुसार जो इंडिया की रैंकिंग है वो है थर्ड रैंक। जी हाँ, तो इसको याद रखिएगा कि इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड तीसरी रैंक है। किसमें? कि सबसे ज्यादा बच्चे पैदाइशी इस बीमारी के साथ ग्रसित होते हैं, इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंडिया की रैंक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये ज्यादातर जो सिकल सेल पूछेगा ना, ये इंडिया के रेफरेंस में ही पूछेगा। पूरी संभावनाएं हैं कि भारत के रेफरेंस में ही प्रश्न आएगा। देखो मैंने एक और सिकल सेल अनीमिया का यहाँ पर क्वेश्चन लगाया है। पहले मैंने कोशिश की है, पहले साइंस के सारे क्वेश्चन लगाए हैं, फिर उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इसरो, डीआरडीओ, इन सब के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है लॉन्च किया था। एलिमिनेशन का मतलब आप समझते हैं उन्मूलन, यानी कि सिकल सेल रोग नामक जो बीमारी है इसको हटाने के लिए एक मिशन जो है लॉन्च किया गया। और ये एक राष्ट्रीय मिशन है, ये कोई हमारा स्टेट लेवल का मिशन नहीं है। राष्ट्रीय मिशन होने के बावजूद इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के एक जिले से हुई थी। आइए देखते हैं क्या सही आंसर है। क्या ये विदिशा है, या झाबुआ है, या रीवा है, या फिर ये शहडोल है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है शहडोल। जी हाँ, शहडोल से नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल अनीमिया को इस देश से हटाने के लिए जो मिशन है उसको लॉन्च किया था। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के नज़रिए से, एमपी जीके के नज़रिए से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मुझे सिकल सेल अनीमिया का क्वेश्चन नज़र आ रहा है जिसमें इंडिया का रेफरेंस भी है, जिसमें एक मिशन का नाम भी है, जिसमें मध्य प्रदेश का जिक्र भी है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन ये बनता है।
उसके बाद देखें, एक और क्वेश्चन यहां पर मैंने अटैच किया है आपके लिए। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आप में से बहुतों के लिए, और जितना ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन एमपीपीएससी के लिए वो उतना ही ज्यादा फेवरेट बन जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपसे एक थेरेपी का आपको यहां पर विकल्प में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में किसी ना किसी एक थेरेपी का नाम लिखा है। आपको ये बताना है कि सिकल सेल नामक जो बीमारी है, इसके ट्रीटमेंट में, इसके इलाज में इनमें से कौन सी थेरेपी का यूज किया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं। LISPR लिस्पर, CRISPR क्रिस्पर, TRIPSR ट्रिप्सर, या SIPSR यानी कि सिप्सर। तो कौन सी तकनीक को हम यूज करते हैं सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को हटाने के लिए। दोस्तों देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिकल सेल अनीमिया जो रोग है ये काफी गंभीर रोग है, और इसके 2 ही मेजरली इलाज हैं। हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है, या तो हम उसको रिप्लेस कर दें, उसको पूरा चेंज कर दें, क्योंकि ये रक्त से संबंधित है ना। और आपके शरीर में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है, आपकी हड्डियों के अंदर। जी हाँ, अगर आपको कभी भी इस बारे में डाउट रहा हो तो सही तरीके से जान लीजिए, आपकी हड्डियों के अंदर बोन मैरो में आपका ब्लड जो है बनता है। तो अगर हम आपके बोन मैरो को ही चेंज कर दें तो आपके शरीर में जो सिकल सेल वाला ब्लड है वो पूरा का पूरा हट जाएगा, और एक फ्रेश बोन मैरो डाल दें तो ये बीमारी पूरी तरीके से हट जाएगी। दूसरा एक तरीका होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल बेसिकली जब हमारा जन्म होता है उसी टाइम पर हमारे जो शरीर में से स्टेम सेल होते हैं उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर कभी और हम विस्तार में चर्चा करेंगे। कभी मैं मेंस के लेक्चर में आपको जो है ज़रूर यूट्यूब पे मैं जो भी मेंस का लेक्चर लाऊंगा उसमें इसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बेसिकली हमारी पैदाइशी के टाइम पर ही हमारे शरीर में से ये स्टेम सेल्स को जो है प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, और भविष्य में अगर कभी भी हमको बीमारी होती है तो उसको यूज़ किया जाता है। इसी को स्टेम सेल बैंकिंग कहते हैं। आजकल बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो तुरंत ये स्टेम सेल बैंकिंग वाले आ जाते हैं माता पिता के पास कि क्या आप अपने बच्चे के स्टेम सेल को प्रिजर्व करना चाहते हो, क्योंकि ताकि भविष्य में 10 साल बाद 20 साल बाद अगर ऐसी कोई भी समस्या हुई तो हम उसका इलाज कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, भविष्य इसका बहुत बड़ा है। लेकिन ये दोनों ही चीजों को आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, और इन दोनों ही चीजों को करने के लिए आपको इस थेरेपी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप ये वाला इलाज यूज करो, या तो आप स्टेम सेल वाला इलाज यूज करो। आपको जो मेथड है वो कौन सा यूज करना पड़ेगा, क्रिस्पर मेथड को जो है आपको यूज करना पड़ेगा। इसकी खैर बहुत बड़ी फुल फॉर्म है, ऐसा ही कुछ है, क्लस्टर रिलेटेड इंटरस्पेस शॉर्ट, फिर ऐसी कुछ इसका मतलब शॉर्ट तक तो मैं एकदम क्लियर हूं, क्योंकि काफी लंबी फुल फॉर्म है और मुझे समय हो गया जब मैंने डिटेल में इसको पढ़ा था बायोलॉजी में। तो खैर ये आपके लिए डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके आंसर में मुझे फुल फॉर्म बता सकते हैं। फुल फॉर्म इसकी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एमपीपीएससी के नजरिए से, तो प्रीलिम्स में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखें, क्रिस्पर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिस्पर ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें सिकल सेल वाला एस, और एस फॉर सिकल और सी फॉर सेल, ये दोनों ही चीजें आ रही हैं, तो ऐसे भी आप जो है इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, तो आगे कौन सा प्रश्न है। वाओ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये काफी इस समय खबरों में चल रहा था, गोल्डन राइस। ये इंडोनेशिया वगैरह में भी काफी जो है फेमस है गोल्डन राइस। बिल्कुल गोल्डन जैसा, मतलब गोल्डन तो नहीं, डार्क येलो टाइप का इसका कलर होता है। आप कह सकते हो सिमिलर टू गोल्ड जैसा वो नजर आता है। तो गोल्डन राइस जो होता है वो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, और एमपीपीएससी में सीधा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन वहीं हम फंस जाते हैं क्योंकि वो बड़ा अजीब सा रहता है। तो विटामिन के प्रश्न आपको पता है, पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, और यूनिट नंबर 7 में बड़ा बड़ा इसका नाम है, तो बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। तो गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करता है। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी, या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है विटामिन ए। जी हाँ, ये विटामिन ए की कमी को जो है क्या करता है, पूरा करता है। याद रखने की ट्रिक है, राइस खा खा के
थक गए हैं, अब आटे से बनी हुई गरम गरम रोटियां खाने का मन है, तो ए से आटा जो है आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोगों के संदर्भ में यानी कि डिजीजेस के रेफरेंस में एक शब्द होता है एनटीडी, इसका फुल फॉर्म क्या है? एमपीपीएससी के प्रीवियस पेपर उठाएंगे, उनको फुल फॉर्म पूछना बड़ा पसंद है। आइए देख लेते हैं क्या क्या इसके नाम है। न्यूरो टर्मिनेटिंग डिजीज, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, नोज ट्रांसमिशन डिजीज, या नॉन ट्यूब डिफेक्ट। तो सही कंफ्यूजिंग है, सही जवाब देने का आप प्रयास करें, मैं तब तक आपको बताता हूं इसमें सही क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है एनटीडी का जो सही फुल फॉर्म होता है वो है ऑप्शन नंबर 2, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब ये होते क्या है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? ये बेसिकली वो रोग हैं जो जिनसे पीड़ित तो कई लोग होते हैं, परंतु ये ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। पॉपुलर मतलब इनके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हो रही, इनके ऊपर ज्यादा न्यूज में कवरेज नहीं होती है, लेकिन ये होते बहुत बड़ी तादाद में है और काफी लोगों को इन बीमारियों से जो है खतरा होता है। तो ऐसे डिजीजेस जिनके बारे में कोई देखो, इसलिए पहला ही शब्द क्या है? निग्लेक्टेड, यानी कि जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु इनसे कई लोग जो है बीमार होते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिजीजेस पर जोर देना और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये एनटीडी, ये भी काफी खबरों में था, तो इसलिए इसको याद रखिए। देखिए खबरों में बहुत कुछ होता है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा हमको यहाँ पे करना है? जो एमपीपीएससी के सिलेबस से मैच हो, सीधी सी बात है कि नहीं? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक थेरेपी होती है कार टी सेल थेरेपी। तो कार टी सेल थेरेपी को निम्नलिखित में से किस चीज के लिए यूज किया जाता है? मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए यूज की जाती है? क्या ये ब्लड कैंसर, क्या ये एड्स, अल्जाइमर, या कोई लंग्स की कोई बीमारी? अल्जाइमर मतलब वो भूलने की जो बीमारी हो जाती है। तो ब्लड कैंसर, एड्स, अल्जाइमर या लंग्स डिजीज, तो किस चीज के लिए कार टी सेल थेरेपी का यूज होता है? तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको कैंसर शब्द अगर याद है तो आप कर लोगे यहाँ पे सॉल्व। जो सही आंसर है दोस्तों वो है ब्लड कैंसर, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बनने की पूरी संभावनाएं जो है ये रखता है। कार टी सेल थेरेपी किसके इलाज के लिए? ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर के लिए। आगे देखें अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। ओके, यहाँ पर एक शब्द, वैसे ये बड़ा अजीब सा है, साइंस में पूरी तरीके से फिट नहीं होता, एग्रीकल्चर टाइप का सा एक क्वेश्चन है, लेकिन काफी खबरों में था तो मुझे लगा कि बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है। इनमें से किसे एग प्लांट कहते हैं? एग प्लांट, एग आप समझते हो अंडा, तो एग प्लांट एक ऐसा प्लांट जो एग दे रहा है, कुछ ऐसा समझ में पड़ता है। तो एग प्लांट इसमें से किसे कहते हैं? क्या कॉटन का सफेद सफेद उसे एग प्लांट कहते हैं? ब्रिंजल, बैगन को एग प्लांट कहते हैं? लीची, सफेद सफेद लीची, क्या उसको एग प्लांट कहते हैं? या एवोकाडो, एवोकाडो जिसको काटते हैं तो बीच में बड़ा सा बीज टाइप का सा होता है बिल्कुल अंडे की तरह, क्या हम इसको एग प्लांट कहते हैं? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है? जो सही आंसर है वो है बैगन, यानी कि ब्रिंजल। अब आप सोच में पड़ गए होंगे सर बैगन कहां और किस एंगल से एग लगता है? तो सुनिए, देखिए एग हम लोगों ने नाम नहीं रखा है, और इंडिया में जो बैगन मिलता है उसको देख के तो कोई पागल भी एग नहीं बोलेगा, कहीं दूर से भी नहीं लगता वो। लगभग सन 1700 के आसपास ब्रिटेन में बैगन की एक प्रजाति होती थी जिसका साइज बिल्कुल अंडे जैसा होता था, और जिसका मतलब साइज और शेप बिल्कुल अंडे जैसा, और कलर भी बिल्कुल सफेद होता था। आप गूगल पे भी टाइप करके देखोगे आपको मिलेगा। तो ऐसा लगता था कि पौधों पे बिल्कुल वो उबले हुए अंडे लटक रहे हैं। तो इसीलिए बैगन की ही एक प्रजाति होती है, ब्रिंजल को ही जो है एग प्लांट कहा जाता है। खबरों में था इसीलिए इसको उठा लिया यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे प्रश्न क्या कहता है हमसे कि एक दवाई का नाम दोस्तों यहां पर हमको दिया गया है प्रेप। मुझे याद है एक क्वेश्चन हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बन चुका है डॉट्स। तो डॉट्स जो दवाई है उसको टीबी की इलाज के लिए देते हैं। तो ऐसे ही दवाइयों वाले सब कुछ सोच समझ के ही आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो प्रेप नामक एक मेडिसिन है जो लोगों को दी जाती है। किन लोगों को दी जाती है? जिनको इनमें से कौन सी बीमारी का खतरा होता है। तो इनमें से कौन सी बीमारी के खतरा होने पर हम कौन सी मेडिसिन देते हैं?
प्रेप नाम की मेडिसिन देते हैं। तो आइए देखिए, टिटनस की बीमारी का खतरा है तब हम प्रेप मेडिसिन देते हैं। हेपेटाइटिस बी की बीमारी का खतरा है तो हम प्रेप मेडिसिन देते हैं। सिकल सेल अनीमिया के रोग का खतरा है तो हम प्रेप मेडिसिन देते हैं। या एचआईवी एड्स का खतरा है तो हम प्रेप मेडिसिन देते हैं। आप सही जवाब देने का प्रयास करें। इसमें जो दोस्तों सही जवाब है वो है एचआईवी। जी हां, जिन लोगों को, अब ये सुनना मेरी बात, जिन लोगों को एचआईवी एड्स हो गया है उनको प्रेप मेडिसिन नहीं देते। जिनको एचआईवी एड्स होने की संभावना है उन्हें प्रेप मेडिसिन देते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी हुआ नहीं है, एचआईवी पॉजिटिव आए नहीं है, लेकिन आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रेप मेडिसिन किसे दी जाती है? ऐसे व्यक्ति को जिसको एचआईवी होने की पॉसिबिलिटी है, एचआईवी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसे दिया जाता है। अब यहां पर एक चीज और याद रखना, जिस व्यक्ति को एचआईवी एड्स हो गया है तो इसका कोई इलाज तो है नहीं, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो मरीज है उसका जीवन लंबा किया जा सकता है, इसको फैलने से रोका जा सकता है। तो जिस व्यक्ति को ऑलरेडी एचआईवी एड्स की बीमारी हो गई है उसके लिए जो दवाई चलती है उसका नाम होता है आर्ट। जी हां, ART, आर्ट। और जिसको हो सकती है उसके लिए कौन सी दवाई है? प्रेप। डेली एक दवाई इसमें से जो है दी जाती है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है MIRV। क्या टेक्नोलॉजी है? MIRV नामक एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी मतलब 7 9 दोनों ही जगह घुसा हुआ है क्वेश्चन। तो MIRV टेक्नोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? अंतरिक्ष यान से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है MIRV टेक्नोलॉजी, या फिर ये डिफेंस यानी कि मिसाइल से संबंधित है। तो आप सही ऑप्शन देने का दोस्तों प्रयास करें। इसमें जो सही आंसर है MIRV टेक्नोलॉजी का प्रयोग दोस्तों, जी हाँ, मिसाइल में होता है। जो शायद आपने सोचा ना हो, परंतु जी हाँ, MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां पर होता है? मिसाइल में होता है। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है डेफिनेटली मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से जो है ये समझ में आए। आप देख सकते हैं, आप एक मिसाइल से एक टारगेट शूट करते हो, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आप एक मिसाइल से 4 अलग अलग टारगेट पर निशाना लगा सकते हो, तो है ना ये शानदार टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखिए, ये मिसाइल गई और मिसाइल के अंदर हमने वॉर हेड मतलब आप बम मान लो कि एक ही मिसाइल में हमने 4 बम रख दिए और चारों अलग अलग लोकेशंस पर टारगेट हुआ। तो देखो यहां पर 3 का एग्जांपल दिया गया है। एक गिरा इस लोकेशन पर, दूसरा गिरा इस लोकेशन पर, और तीसरा गिरा दोस्तों इस लोकेशन पर। ठीक है, तो इसका नाम ही है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV। एक मिसाइल परंतु अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग निशाने, एकदम धांसू चीज है। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों किसके द्वारा इजाद की गई है? USA, एज यूजुअल वर्ल्ड लीडर है हर चीज में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो MIRV टेक्नोलॉजी का आप यूज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि ये कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम है। आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है, जो मतलब एक तरीके समझ लो ये सारे अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर मान लो आप ऐसा। तो इनमें से को कौन सा AI सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जीव के अंदर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मेडिकल की फील्ड में बहुत काम आएगी ये चीज। तो कौन है, कौन सा AI है वो? क्या इसका नाम डीप माइंड है, क्या एटम वाइज है, क्या अल्फा फोल्ड है, या फिर डायग्नोस्टिक AI है? बहुत से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएंगे, वो लगा देंगे डायग्नोस्टिक क्योंकि ये मेडिकल से मैच होता है। जो सही आंसर है दोस्तों वो है अल्फा फोल्ड। जी हाँ, अल्फा फोल्ड एक ऐसा AI है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर का अनुमान लगा सकता है। और ये अल्फा फोल्ड जो AI है ना, इसको पता है कौन सी कंपनी ने बनाया है? इसको अल्फाबेट कंपनी ने बनाया है। और अगर आप नहीं जानते अल्फाबेट कंपनी कौन है, तो अल्फाबेट कंपनी जो है गूगल की मालिक है। जी हाँ, गूगल के ऊपर आती है अल्फाबेट कंपनी। अल्फाबेट कंपनी की एक सब्सिडरी है गूगल। तो इतनी बड़ी कंपनी ने बनाया है अल्फा फोल्ड, याद रखिएगा इसको। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एआई का एक एडवांस वर्जन है ना, एआई का एक उन्नत संस्करण एडवांस वर्जन है। क्या इसका नाम एसीआई है, एडवांस क्रिएटिव इंटेलिजेंस? क्या इसका नाम एएसआई है, आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस? क्या इसका नाम एएमआई है, एडवांस मॉड्यूल इंटेलिजेंस? या फिर इसका नाम एजीआई है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस? तो देखो भैया, दो शब्दों में आर्टिफिशियल लगा हुआ है, एक ये 2 वाले में, एक ये 4 वाले में, तो रिस्क लेना इसी के साथ ज्यादा सही लग रहा है। तो आप सही उत्तर का चुनाव करें। मैं आपको बताता हूं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, ए जी आई, बीच में जी आना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। और यही एआई का एक एडवांस वर्जन है, ये सुपर स्ट्रॉन्ग एआई है। ओके, क्योंकि यूनिट 9 के संदर्भ में एआई आपका आता है ना, तो वो जरूरी है इसको जानना। अब आपको यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जो इंडियन ओरिजिन का है, भारतीय मूल का, रहता विदेश में है परंतु भारतीय मूल का है, इंडियन ओरिजिन का है, और ये पहला व्यक्ति बन गया है स्पेस टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बन गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट? अब ये स्पेस टूरिज्म क्या होता है पहले वो समझ लो। दोस्तों, आप लोग वायुमंडल की परतें पढ़ते हो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर। तो ऐसे ही जो लेयर होती है ना, यहीं पर आपकी एक लाइन होती है जिसको हम करमान लाइन कहते हैं। यहां पर एक लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करमान लाइन बोलते हैं। बेसिकली इस करमान लाइन को बाउंड्री माना जाता है। अगर आप इस लाइन के ऊपर हो तो आप अंतरिक्ष में आ चुके हो, स्पेस में काउंट किया जाएगा। अगर इस लाइन के नीचे हो तो मतलब आपको स्पेस में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये जो स्पेस टूरिज्म है ना, ये अमीरों के शौक हैं, जो कि भविष्य में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो स्पेस टूरिज्म कहां से शुरू होता है? जब आप इस करमान लाइन के ऊपर जाते हो, बढ़िया घूम फिर के वापस आ जाते हो आप। ठीक है, तो इंडिया का पहला व्यक्ति जो स्पेस टूरिस्ट बना है, उसके नाम को आपको पहचानना है। क्या ये आनंद बोस, गोपी थोटाकुरा, सरबजीत सिंह, या फिर अशोक मेहता? तो दोस्तों, जिसमें जो नाम आपको पढ़ने में सबसे डिफिकल्ट लग रहा है वही सही आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2, गोपी थोटाकुरा। ये शायद तमिलनाडु का व्यक्ति हैं ये। ठीक है, चलिए। अभी मैंने आपको जो है करमान लाइन के बारे में पढ़ाया कि करमान लाइन को बाउंड्री माना जाता है। अगर आप इसके ऊपर हो तो स्पेस में माना जाएगा, इसके नीचे हो तो स्पेस में नहीं माना जाएगा। तो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में काफी सारी लेयर्स हैं। तो ये जो करमान लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये इनमें से कौन सी परत का हिस्सा है, आपको बस ये बताना है। क्या ये स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल का, मीजोस्फियर मध्य मंडल, आयोनोस्फियर आयान मंडल, या एक्सोस्फियर बहिर्मंडल? तो जो उसमें जो सही आंसर है वो है आइनोस्फियर। आइनोस्फियर के, आइनोस्फियर की जो चौड़ाई होती है वो लगभग आपका जमीन से 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर से लेके आपका 600 किलोमीटर तक जो है इसकी पूरी ऊंचाई होती है। और आफ्टर 600 किलोमीटर कौन सी चालू होती है? एक्सोस्फियर। और ये तो 6000 किलोमीटर तक जो है कंटिन्यू होती है, ये तो बहुत ऊंचाई है। लेकिन जो आइनोस्फियर होता है, आयान मंडल, वहां पर करमान लाइन जो है मौजूद होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि करमान लाइन धरती से कितनी ऊंची होती है, तो अप्रोक्स 100 किलोमीटर। याद रखना बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3, इसको जो है याद रखिएगा। ओके, ऑल राइट, मजे आ रहे हैं आई होप आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए जो है इसमें लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, which platform of ISRO will be utilized as a stabilized platform for performing experiment in the 4th stage of PSLV rocket? अगर इंग्लिश में समझ में आ गया तो ओके, नहीं तो हिंदी में भी पढ़ रहा हूं। इसरो के किस प्लेटफॉर्म का उपयोग PSLV रॉकेट के चौथे चरण में प्रयोग करने के लिए स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा? अगर आप ये कुछ नहीं समझ पाए हो तो सुन लो।
यहां पर ये जितने भी आपको नाम नजर आ रहे हैं, ये सारे नाम किसके हैं? ये सब स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म मतलब जो स्पेस में जाके काफी स्थिर रहेगा, ऐसी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो स्पेस में जाके काफी स्टेबल रहेगा, काफी स्थिर रहेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो ये इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिस जो कि पीएसएलवी रॉकेट के फोर्थ स्टेज का पार्ट है। अब आप सुनो, समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा सा जटिल है। पीएसएलवी जो रॉकेट होता है ना, पीएसएलवी रॉकेट के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। नीचे से जब ये अपनी उड़ान करता है तो इसके 3 हिस्से तो, जब उनमें से ईंधन यूज हो जाता है तो वो 3 हिस्से तो समुद्र में गिर जाते हैं। और इस रॉकेट का जो चौथा हिस्सा होता है, जो स्पेस में जाके अलग होता है, तो वो स्पेस में ही घूमता रहता है एज अ जंक, एक स्पेस कचरे की तरह। स्पेस में ऐसा बहुत सारा कचरा है, इंसानों ने स्पेस को भी नहीं छोड़ा है। तो पीएसएलवी की तीन पार्ट सॉरी समुद्र में गिर जाते हैं, और जो चौथा पार्ट होता है वो स्पेस में एक जंक की तरह, एक कचरे की तरह घूमता रहता है। तो इसरो ने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है कि पीएसएलवी का जो चौथा पार्ट स्पेस में ऐसे ही कचरे की तरह घूमता रहता था, अब वो चौथा पार्ट एक स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जो कि वेस्ट नहीं होगा, और ये प्लेटफॉर्म पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट को अंजाम देता रहेगा। तो आपको इसी प्लेटफॉर्म का, इसी स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म का नाम बताना है साहब। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों, जो इसका नाम है वो आपको बताना है, पोयम, आदित्य L2, टेलोस या इसार। तो इसका जो सही नाम है दोस्तों वो है पोयम। जी हाँ। पी का मतलब है पीएसएलवी, क्योंकि पीएसएलवी का ही ये पार्ट है। ओ का मतलब है ऑर्बिट, यानी कि अर्थ के आसपास घूमेगा, है ना। और इसमें ई और एम का क्या मतलब था? ई का मतलब एक्सपेरिमेंट है और एम का मतलब मॉड्यूल है, ठीक है। इतनी सारी फुल फॉर्म्स हो जाती हैं। तो पीएसएलवी ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेगा ये कुछ ना कुछ वहां पर परफॉर्म, ठीक है। तो पी पोयम नाम से जो है आप इसको याद रखिएगा। ये मतलब आज के दिन का मैं समझता हूं सबसे क्लासिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसरो से संबंधित है साहब, इसरो से संबंधित है ना। यूनिट 7 हो गई तगड़ी। अरे भैया, डिफेंस का बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया कि इंडियन आर्मी 2024 वाला जो साल है उसे किसके रूप में मनाएगी। पिछली बार ऐसा एक क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल मिलिट ईयर वाला 2023 का। तो ऐसा एक प्रश्न बन सकता है कि 2024 वाले साल को भारतीय सेना किस साल के रूप में सेलिब्रेट करेगी? शहीदों का वर्ष, ईयर ऑफ मार्टियर, या फिर ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्रौद्योगिकी का वर्ष जो है सेलिब्रेट करेगी इंडियन आर्मी, या फिर इंडियन आर्मी 2024 को विश्व शांति वर्ष, ईयर ऑफ वर्ल्ड पीस के नाम से सेलिब्रेट करेगी, या फिर इंडियन आर्मी 2024 को गौरव वर्ष यानी कि ईयर ऑफ प्राइड के नाम से सेलिब्रेट करेगी। तो ज्यादातर जो व्यक्ति है वो या तो ऑप्शन 1 या 3 या 4 में कंफ्यूज होगा, और इसका जो सही आंसर है साहब वो है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इंडियन आर्मी 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, प्रौद्योगिकी के अवशोषण के वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि इंडियन आर्मी इस साल बहुत ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पे करने वाली है, खुद को टेक्नोलॉजी से एकदम लेस करने वाली है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। और उसके बाद फिर आगे देखें भाई, तो आगे क्या है? जी हाँ, ये भी एक बहुत प्यारा प्रश्न है। रिसेंटली कोडाई कनल जानते हो कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है ऊटी, ऊटी के ही पास आता है कोडाई कनल। एक नंबर खूबसूरत जगह है। ऊटी जाओ ना जाओ, कोडाई कनल घूम के आओ, ठीक है। तो कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी, कोडाई कनल सौर वेधशाला, इसको हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 150, 125, 100 या 75? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है 125 ईयर्स। जी हाँ, कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी 1899 में जो है इसको शुरू किया गया था, और आप 2024 तक कैलकुलेट कर लो, इसको 125 साल पूरे हो गए हैं। आज भी आप कोडाई कनल घूमेंगे तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, बड़ी सस्ती सी टिकट है। और यहाँ पर आज भी एक काफी पुराना टाइप का सा एक वो टेलीस्कोप टाइप का है, और उससे आपको सन भी दिखाया जाता है। और जो सन की आउटर सबसे बाहर की जो 2 लेयर्स होती हैं वहां तक आपको दिखता है। सोचिए, एक नंबर जगह है, मस्ट विजिट। एंड ऑल्सो याद रखिए आपके ये यूनिट 7 और 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन अगर हम देखें
रिसेंटली डीआरडीओ ने धमाल मचा दिया था साहब कुछ महीने पहले। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ ने इंडिया की अब तक की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का टेस्ट किया। और इसका जो टेस्ट है वो इनमें से कौन से मिशन के तहत किया गया, बस इतना आपको बताना है दोस्तों। अग्नि 5 जो मिसाइल है ना, अब वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है। 5,000 किलोमीटर से भी दूर जा सकती है। और पीछे मैंने आपको वो टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, MIRV टेक्नोलॉजी, कि एक ही मिसाइल में 4 बम रख दो और 4 अलग अलग लोकेशन पे जाके वो उसको टारगेट को धुआंधार मचा दे। तो अग्नि 5 के अंदर अब वो MIRV टेक्नोलॉजी भी यूज कर ली गई है। मतलब 5,000 किलोमीटर दूर तक जाएगी ही जाएगी और 3-4 टारगेट्स उड़ा के आएगी। मतलब बेहतरीन, बेमिसाल, ठीक है। और इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी अग्नि 5 में रख के जो है, मतलब एक कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसके अंदर रख के भेजा जा सकता है। तो बेस्ट A1 मिसाइल मान लो इस टाइम पर आप इंडिया की। तो इसको कौन से मिशन के तहत जो है टेस्ट किया गया था? मिशन दिव्यास्त्र, मिशन पवन, मिशन शक्ति या मिशन ब्रह्मास्त्र? जवाब देने का प्रयास करिए। और जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मिशन दिव्यास्त्र के अंदर अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, इंडिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल। और अग्नि जो मिसाइल्स हैं वो किसकी देन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए उसके बाद और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों यहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम डाला है PFBR। PFBR, तो मैंने तो आपसे एक फुल फॉर्म तो पूछा है किसका? HIV वाला नहीं, मैंने आपसे किसका? सिकल सेल डिजीज की वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का मैंने आपसे, जी हाँ, मैंने सिकल सेल अनीमिया जो रोग होता है उसको हटाने के लिए जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उसका फुल फॉर्म पूछा था। दूसरा फुल फॉर्म मैं आपसे इसका पूछना चाहता हूं। PFBR नामक एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे इंडिया में, तो ये कौन सी लोकेशन पर है? अब आप कहोगे सर अचानक से आपको इंडिया के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्यों याद आ गई? बताऊंगा अभी, पहले इसका जवाब दो। PFBR न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है? तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा या असम? तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है तमिलनाडु। दोस्तों वैसे तो इसको ना बहुत बहुत पुराना है, 2003, 4, 5 के आसपास इसको बना दिया गया था, परंतु इसमें 3 स्टेजेस में काम चल रहा है। तो अब ये अपनी सेकंड और थर्ड स्टेज के करीब आ गया है, तो इसलिए न्यूज में काफी ज्यादा था। न्यूक्लियर पावर है, यूनिट 7 के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है और ये तमिलनाडु में आता है, ठीक है। मात्र 2 क्वेश्चन का जवाब देना है और एक्स्ट्रा किसी क्वेश्चन का जवाब मत देना। एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म देना और एक इसका फुल फॉर्म जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद मैं समझता हूं आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं भैया क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वेरी नाइस, चलिए अच्छी बात है। और देखते हैं इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया है? सेमीकंडक्टर समझते हो? अर्धचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल होता है। ऑलमोस्ट इस समय दुनिया की हर चीज में सेमीकंडक्टर यूज होता है, हर चीज में। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? बहुत जरूरी है यूनिट नंबर 9 के नजरिए से। 2021, 22, 23 या 24? तो इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में जो है दोस्तों लॉन्च किया था और इसके तहत इन्होंने यहां पर जो है 3 प्लांट बनाने का जो है पहल करी थी। इसमें से आपके 2 प्लांट तो गुजरात में हैं और एक है असम में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके चलिए उसके बाद, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? इंडिया ने अपना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था? कौन सा प्रोजेक्ट? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट समझते हो? एक शब्द काफी पॉपुलर तरीके से चलता है, मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं, लेकिन बायोलॉजी में हम इसको हर साल पढ़ाते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब आपके अंदर जो DNA का बेसिकली आप समझ लो जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा सीक्वेंस रेडी करना। जब दुनिया में पहली बार, छोटी चीज लग रही होगी लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, जब पहली बार दुनिया में जीनोम सीक्वेंसिंग करके पूरा एक स्ट्रक्चर, किसी मतलब मान के चलो एक पूरा इंसान है और उस पूरे इंसान का जीनोम सीक्वेंसिंग करना, उसका पूरा स्ट्रक्चर, हर एक चीज, बिल्कुल एक एक चीज जो है पता लगानी है। तो जब पहली बार दुनिया में किया गया था तो ये इसको पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करने में 13 साल लगे थे, 2003 में जाके कंप्लीट हुई थी वो चीज। इंडिया ने अपना सक्सेसफुल सबसे पहला जीनोम सीक्वेंसिंग 2009 में रेडी कर दिया था और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि एक जीनोम सीक्वेंसिंग किसी भी व्यक्ति का
5 दिन में तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है कि आपकी बॉडी को ना जूम पे जूम, जूम पे जूम, जूम पे जूम करता जाओ, तो आपकी बॉडी का सेल, टिश्यू, सेल, उसके अंदर का डीएनए, उसके अंदर की चीज सब दिखती जाए। तो आप सोचो किसी भी चीज के बारे में कितना बेहतरीन तरीके से पता लगा लोगे। बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे हमारे ऊपर अटैक करती हैं, कैसे स्मॉल स्मॉल लेवल पर हमको तोड़ती हैं, वो सब कुछ पता चल जाता है। तो बहुत बेहतरीन तकनीक है ये। तो इंडिया ने अपना जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था? अब ये आप बताओ, 2023, 22, 21 या 20? ठीक है, हाँ भाई, तो इसका जो सही आंसर है साहब वो है 2020, 2020 में इंडिया ने, तारीख भी बता देता हूं इनफैक्ट मैं आपको, 3 जनवरी को इंडिया ने जो है इसको लॉन्च किया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त, और मुझे आप बताइएगा, कमेंट करते हैं तो आप यार बहुत अच्छा लगता है, लाइक करो और कमेंट करते हो तो मोटिवेशन लेवल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो बताइएगा यूनिट नंबर 7 और 9 को लेके ये छोटी सी लेक्चर का आपने एंजॉय किया, और इससे पहले के 37 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो डेफिनेटली आप उसको भी देखिए। मैं आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।